नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर वीर। और जैसा कि आप इस वीडियो के थंबनेल में देख रहे हैं, क्लास 10th मैथ 2026 की आंसर की। ये एक ऑफिशियल आंसर की नहीं है, बट ये एब्सोल्युटली करेक्ट रियल आंसर की है। और इस आंसर की में आप मैच कर पाएंगे अपने करेक्ट आंसर्स को। तो जो भी बच्चा इस वीडियो को देख रहा है, मैं चाहूंगा कि आप इस वीडियो से अपने अपने सारे मार्क्स मैच कर लो। आपके कितने नंबर आ रहे हैं वो देख लो। मैं इस वीडियो के स्टार्ट में ही आपको सारे के सारे जो करेक्ट आंसर्स हैं वो बता दूंगा, और फिर जैसे जैसे वीडियो आगे बढ़ती जाएगी उसमें मैं आपको सॉल्यूशंस करके बताऊंगा हर क्वेश्चन का, कि कैसे कैसे आप क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सकते थे अगर आपने किया है या आपने नहीं किया है। तो मुझे पता है कि आप सब लोग काफी डरे हुए हैं, मैथ का थोड़ा खतरनाक सा पेपर हो गया था आप लोगों का, बट कोई बात नहीं। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। पहले मैं आपको सारे सॉल्यूशन बता देता हूं कि सॉल्यूशंस हैं क्या। तो जैसा कि ये पहला क्वेश्चन देख रहे हो आप, क्वेश्चन नंबर 1, इस क्वेश्चन में कौन कौन से ऑप्शन सही हैं मैं आपको वो सारे ऑप्शंस बताता जाऊंगा। ठीक है, नंबर 1 का जो ऑप्शन सही है वो है ऑप्शन ए। तो यहां पे मैं ए मार्क कर देता हूं। नेक्स्ट जो सेकंड क्वेश्चन था, इसका ऑप्शन सी सही था। मैं इसके सॉल्यूशंस भी आपको करके बताऊंगा। जो थर्ड क्वेश्चन था, इसका ऑप्शन ए सही था। और अगर आप किसी चीज से एग्री नहीं करते तो आप कमेंट में लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन सी सही था। क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन डी सही था। क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन सी सही था। क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन ए सही था। क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन बी सही था। और आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन सी सही था। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन डी सही था। थोड़ा टेढ़ा सवाल था ये। क्वेश्चन नंबर 11 का ऑप्शन सी सही था। मैं आपको 11 दिखा देता हूं। 11 ये रहा क्वेश्चन, इसका सी सही था। और आपको अगर इसकी पीडीएफ चाहिए होगी तो आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका डिस्क्रिप्शन में लिंक है। ऑप्शन डी सही था। और 13 का ऑप्शन सी सही था। 14 का ऑप्शन बी सही था। 15 का ऑप्शन बी सही था। ज्यादातर तो बी हो रहे हैं लग रहा है। और 16 का भी ऑप्शन बी सही था। 17 का ऑप्शन सी सही था। 18 का ऑप्शन ए सही था। 19 का ऑप्शन कौन सा सही था भाई 19 में? बी। और 20 में ऑप्शन सी सही था। ठीक है, ये तो बात हो गई ऑप्शन वाले क्वेश्चन की। आगे बढ़ते हैं। जो ये 2 मार्क्स वाले क्वेश्चंस थे, इनके भी मैं सारे आपको करेक्ट आंसर्स बता देता हूं। जैसे इसमें पूछा था लेंथ ऑफ एडी, तो एडी की लेंथ जो आ रही थी वो आ रही थी √130/3 यूनिट्स। ठीक है, यूनिट्स आप खुद लगा लेना। ये जो इसकी वैल्यू आ रही थी वो आ रही थी 1/4√3 कह लो, चाहे किसी बच्चे ने और अच्छे से लिखा है तो √3/12 भी बोल सकता है। तो ये भी इसका आंसर हो सकता है। बी वाले का भी मैं बता देता हूं। इसमें ए की वैल्यू आपकी आ रही थी 10 डिग्री और बी की वैल्यूज आ रही थी आपकी 25 डिग्री। ठीक है, मैच कर लेना। ओहो, थोड़ा सा ऊपर आ गया। बैग 23 नंबर क्वेश्चन का 15/20 इसकी नंबर ऑफ बॉल्स बतानी थी। सॉरी, इसमें नंबर ऑफ बॉल्स, तो इसमें आ रहा था 10 बॉल्स। उसके बाद 24 नंबर, इसमें आपको लेंथ बतानी थी डी की, वो आ रही थी 14 सेंटीमीटर। इसमें ये तो प्रूव करना है, इसका तो आंसर मैं लंबा बता दूंगा। तो अच्छा, ये 25 नंबर, सॉरी
सो प्रूविंग वाला हो गया। अब मेरे को बताना है 26 का ए। 26 का ए आ रहा था 2√17 सेंटीमीटर या यूनिट्स, जो भी आप लिख सकते हो। ये आपका ए का है। और इसके दो आंसर्स होंगे, 8√2 भी आंसर होगा। ओके, दो आंसर्स हैं इसका, क्योंकि जो वैल्यू निकलेगी वो दो निकलेंगी के की। अच्छा, बी। बी का जो आंसर है वो आएगा 2√5। पीबी की वैल्यू आएगी 2√5 यूनिट्स और पीए की वैल्यू आएगी 3√5 यूनिट्स। ठीक है, तो ये लिख लेना आप। नेक्स्ट, ग्राफिकल मेथड से जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर निकल के आएगा -3, -5। ये इसका सॉल्यूशन निकल के आएगा, मतलब ये x की वैल्यू और ये y की वैल्यू। अच्छा, एपी वाला जो क्वेश्चन है 28 नंबर, इसमें आपको निकालनी है एपी। एपी क्या निकल के आएगी? -8, -5, -2, 1 और सो ऑन। ठीक है, ये बना सकते हो। अच्छा, 3 डॉट लगा देना। द सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर एपी, इसमें आपको निकालना है 8n की वैल्यू। तो 8n की वैल्यू निकल के आएगी 51। उसके बाद इसमें nth टर्म भी निकालना था, तो nth टर्म में आपको बता देता हूं, nth टर्म आएगा 11 + 4n। अगर कुछ मैच नहीं हो रहा है तो आप कमेंट में जरूर लिखें, और आपके कितने नंबर्स आ रहे हैं वो भी बताना कमेंट में। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना इस चैनल को, बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, थैंक यू गाइस। अब इसमें पूछ रहा है नंबर ऑफ स्क्वायर्स, तो नंबर ऑफ स्क्वायर्स होंगे 2, 3, 4 स्क्वायर्स। ठीक है, प्रूफ दैट तो आपको करना पड़ेगा। कॉर्ड ऑफ द सर्कल ऑफ रेडियस इतना सस्पेंडेड है, फाइंड द एरिया ऑफ द स्मॉलर सेक्टर एंड पेरीमीटर ऑफ द। स्मॉलर सेक्टर का आपको एरिया बताना था इसमें, तो स्मॉलर सेक्टर का मैं एरिया बता देता हूं आपको। एरिया ऑफ द स्मॉलर सेक्टर विल बी 102.67 सेंटीमीटर स्क्वायर, और आपको पेरीमीटर बताना था। पेरीमीटर हो जाएगा 28.67 सेंटीमीटर। तो ये हो गया एरिया और ये हो गया पेरीमीटर। नेक्स्ट, डी। ये भी प्रूफ दैट वाला क्वेश्चन है, छोड़ देते हैं। ये भी प्रूफ दैट वाला है, इसको भी करके दिखाएंगे। इसमें बोल रहा है कि इसमें P की वैल्यू आपको पता लगानी थी, तो P की वैल्यू आप निकाल सकते हैं। P बराबर आ जाएगा 32, और आपको मोड पता लगाना था, तो मोड बराबर हो जाएगा आपका मोड इज 56.19। उसके बाद आपको बी वाला पार्ट अगर किसी ने किया है तो बी वाले पार्ट में आपको मीडियन बताना था। मीडियन आपका हो जाएगा इस वाले क्वेश्चन में 141.875। नेक्स्ट 34, ये भी प्रूफ दैट वाला क्वेश्चन है। अच्छा, इसमें क्या बोल रहा है? फाइंड द लेंथ ऑफ, लेंथ पता लगानी थी आपको, तो ए बी और सॉरी, इसमें लेंथ आपको पता लगानी है ए बी की। ठीक है, ये क्वेश्चन मैं बताऊंगा प्रूफ दैट वाला, लंबा, जब मैं फुल सॉल्यूशन करूंगा तब बता दूंगा। इसमें आपको टैप बताने की कब कब वो भरेंगे, तो इसमें एक भरेगा 16 घंटे में और एक भरेगा 20 घंटे में। ठीक है, उसके बाद ये डिस्टेंस निकालने वाला है। इसमें वैल्यूज आपने निकाली होंगी, तो डी और वाई के बीच में क्या रिलेशनशिप है, ये वाले का भी आंसर मैं बता देता हूं। तो इसमें y इज इक्वल्स टू या फिर d इक्वल्स टू y/2 लिख सकते हो आप। h की वैल्यू हो जाएगी, h बराबर हो जाएगा आपका 54, और आपका d बराबर हो जाएगा, डिटरमाइन द हाइट ऑफ द वाटर टैंक।
हाइट आपकी वाटर टैंक की आप निकाल सकते हो 85.176 मीटर्स। और आपको पूछा गया है एक्स की वैल्यू बताने के लिए। एक्स की वैल्यू है 54√/2 मीटर्स। और आपको पूछा गया हाइट ऑफ द विंडोज अबव द ग्राउंड लेवल डी, ये हो जाएगा 31.176 मीटर्स ऑफकोर्स। नेक्स्ट, ये ब्रिज वाला क्वेश्चन था। इसमें आपको पूछा गया था कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए, ये भी मैं सॉल्व करके दिखाऊंगा आपको पूरा का पूरा। तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए हो जाएगा 0,136। स्पैन पूछा गया है, स्पैन आपका हो जाएगा 467 यूनिट। और फिर आपको जीरोस पूछे गए थे, तो ये तो प्रूव दैट करना था एंड जीरोस लिखने थे। तो जीरोस आ जाएंगे आपके अल्फा, एक जीरो आ जाएगा -238.5 और एक जीरो आपका बीटा जो आ जाएगा 228.5। ठीक है, प्रूव आप कर सकते हो। पीएक्स की वैल्यू सेम नहीं आएगी, नॉट सेम। और पीएक्स की अलग अलग वैल्यू आएंगी। एक पीएक्स की वैल्यू आएगी, अब तो किसी को याद भी नहीं होगा, मेरे को लग रहा है 108.5 अगर किसी कोई बच्चा सॉल्व कर रहा होगा। और एक वैल्यू आएगी 113.5। ठीक है, तो ये दो वैल्यूज आएंगी। एक लास्ट क्वेश्चन ये था सरफेस एरिया ऑफ द बल्ब, ये भी बता देता हूँ। इसमें जो आपका सरफेस एरिया ऑफ द बल्ब आएगा वो आएगा 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। और डायमीटर मैक्सिमम आपका आएगा वो आएगा 10 सेंटीमीटर। और एरिया ऑफ फैब्रिक यूज्ड ये आपका हो जाएगा 1512 सेंटीमीटर स्क्वायर। एक और पार्ट था इस क्वेश्चन का, स्पेस अवेलेबल, तो ये हो जाएगी 4716.33 सेंटीमीटर क्यूब। तो ये आपका सारे के सारे मैंने सॉल्व कर दिए हैं। इसका पीडीएफ अगर आपको चाहिए होगा तो आप पीडीएफ ले सकते हैं मेरे टेलीग्राम ग्रुप पे ज्वाइन होके, वहाँ पे मैं ये सारा पीडीएफ डाल दूंगा। आप ये सारे क्वेश्चंस मैच कर सकते हैं। कोई क्वेश्चन आपको अगर लग रहा है कि आपका मैच नहीं हो पा रहा है तो आप कमेंट में ज़रूर लिखें कि इसका करेक्ट सॉल्यूशन क्या है और आंसर क्या होना चाहिए। बाकी अब चलते हैं क्वेश्चंस को सॉल्व करने की ओर। हम सॉल्व करके, मैं आपको सॉल्व करके दिखाऊंगा हर क्वेश्चन कि इस क्वेश्चन को कैसे करें। थोड़ा लंबा वीडियो है तो आप पार्ट में भी देख सकते हैं। अपने फ्रेंड्स को शेयर जरूर करें प्लीज़। तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो ये हम वापस आ गए क्वेश्चंस पे। तो क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। थोड़ा धीरे चलेंगे, अगर किसी को फास्ट करना है तो आप स्पीड बढ़ा सकते हैं। ठीक है, इसमें पूछा गया है एक कॉनिकल कैविटी ऑफ मैक्सिमम वॉल्यूम इज कर्व्ड आउट ऑफ ए फ्रॉम ए वुडन सॉलिड हेमिस्फीयर ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर। तो आपको इसमें क्या निकालना है, कोन की कर्व्ड सरफेस एरिया निकालना है। तो कैसे निकालोगे आप कोन का कर्व्ड सरफेस एरिया, जैसा कि आप जानते हो, जैसे मैं कलर चेंज कर लेता हूं, CSA ऑफ कोन। CSA ऑफ कोन का फॉर्मूला आपको पता होगा पाई, R और L। अब यहां पे L कैसे निकाला जाता है, L निकाला जाता है √R² प्लस H² करके। तो यहां पे R की वैल्यू क्या है, ये जो पूरा का पूरा दे रखा है इसमें R की वैल्यू दे रखी है 10 आपको, 10 सेंटीमीटर। और हाइट भी कितनी हो जाएगी, 10 सेंटीमीटर। तो जब आप ये निकालेंगे L तो क्या निकलेगा, √10² प्लस 10² मतलब 200। और L इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 10√2। अब यहाँ पे पाई आर एल में जब आप वैल्यू रखोगे तो आपको पाई की जगह पे रखना है 22/7, नहीं, आपको पाई की जगह पे रखना है 3.14, क्योंकि क्वेश्चन में कहा है, आप क्वेश्चन ढंग से पढ़ें। फिर इंटू 10 इंटू एल, 10√2। तो जब आप 10 और 10 की मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आ जाएगा 100, और 100 की जब आप 3.14 से मल्टीप्लाई करेंगे और √2 ऐसे ही रहने दें तो क्या आ जाएगा 314 √2, और यूनिट क्या होती है, सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये आपका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, एनथ टर्म आपको पता लगानी है। तो आपको क्या बोला गया है कि एपी जो दी गई है उसमें पहली टर्म है आपकी -15/4, और आपको डी पता लगाना हो तो क्या करना होता है, A2 - A1। तो
A2 माइनस A1 आप कर सकते हैं। A2 क्या है आपका -10/4 और आपका A1 क्या है आपका -15/4। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपको पता चलेगा कि आंसर आएगा कितना। आप जानते हो कैसे सॉल्व करना है इसको, एलसीएम लेके 5/4 आएगा। ठीक है, आप करने हैं तो डी की वैल्यू आपकी आ गई 5/4, ए की वैल्यू है आपकी -1। अब आपको क्या निकालना है, A16 माइनस A12। कैसे निकालोगे, A16 क्या होता है A प्लस n-1 यानी कि 15D माइनस A प्लस, और A प्लस रहेगा तो ब्रैकेट के अंदर रहेगा। ठीक है, ये हो जाएगा 11D। जब आप ब्रैकेट खोलोगे तो क्या होगा, जब ब्रैकेट खोलोगे तो ये माइनस बन जाएगा, A प्लस 15D माइनस A माइनस 11D। कैंसिल करो A से A, क्या बच गया 4D। और 4D की वैल्यू कितनी हो गई 4 इंटू 5/4, ऑप्शन 5। तो 5 कौन सा ऑप्शन था, सी, इसीलिए ऑप्शन सी सही है आपका। नेक्स्ट, मीना कैलकुलेट दैट द प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग द फर्स्ट प्राइज इन ए लॉटरी इज, प्रोबेबिलिटी कितनी थी उसकी 0.08। इसको मैं क्या लिख सकता हूं 8/100। अब बोल रहे टोटल टिकट्स अगर 800 हो तो लेट्स मेक द टोटल टिकट्स 800, मतलब डिनोमिनेटर को 800 बना दिया। तो ऊपर पे कितना हो गया 64, इसका मतलब ऑप्शन ए। तो नंबर ऑफ टिकट्स सोल्ड बॉट बाय हर इज 64। नेक्स्ट, एक कैंपेन लगाया, हेमिस्फेरिकल था। अब बोल रहा है कि उसका हमें क्या बताना है, आउटर सरफेस एरिया, मतलब कर्व्ड सरफेस एरिया बताना है। तो कर्व्ड सरफेस एरिया अगर निकालेंगे हेमिस्फेयर का, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर का कर्व्ड सरफेस एरिया आपको पता होगा 2πr स्क्वायर। कितना होता है 2πr स्क्वायर। बट ये 2πr स्क्वायर जब आप निकालोगे तो आप लिखोगे 2 इंटू 3.14 इंटू 1.4 होल स्क्वायर। बट इसमें दिक्कत क्या है कि पॉइंट बहुत ज्यादा हो जाएगा, इसीलिए आपको ये वैल्यूज नहीं लेनी है। आपको क्या लेना है 22/7, और आर स्क्वायर की जगह पे क्या लेना है 1.4 इंटू 1.4। आप जब से कैंसिल करोगे तो आ जाएगा 0.2। ठीक है, 0.2। अच्छा, अब इसमें से आपको ये 0.5 मीटर स्क्वायर भी सब्ट्रैक्ट करना है, राइट, करना है। तो पहले आप इस सबको मल्टीप्लाई कर लो, तो क्या होगा 2 की मल्टीप्लाई इससे होगी तो 44। और जब आप इन सबको कैलकुलेट कर लोगे, मैं इसको कैलकुलेट नहीं कर रहा हूं यहां पे क्योंकि आप लोगों का टाइम मेरे को बचाना है, क्योंकि आप ऑलरेडी इस सब चीज को कर सकते हो आई थिंक। तो माइनस हमें करना है, ये जो ओपनिंग एरिया था डोर का उसको माइनस कर देना है। जब आप ये सब कैलकुलेट करोगे तो आपका आएगा 11.82 मीटर स्क्वायर। तो इसका मतलब सी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट, अब इसमें देखो, इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगती है। बट पाइथागोरस थ्योरम कैसे लगती है, जब आप यहां पे देखते हो कि 90 डिग्री बनता है, तो जब 90 डिग्री बनेगा तो ये वाली साइड और ये वाली साइड के स्क्वायर को ऐड किया जाएगा, मतलब ए स्क्वायर को और 2b के स्क्वायर को ऐड किया जाएगा, तो वो बराबर होगा a प्लस 2 के होल स्क्वायर को। जरा ब्रैकेट खोलो, ये आ जाएगा 4b स्क्वायर, ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस 4a प्लस 4, राइट। अब हम क्या करेंगे, a स्क्वायर से a स्क्वायर कैंसिल, क्योंकि उस तरफ जाएगा तो माइनस में, सबको 4 से डिवाइड कर दो, कितना बच गया b स्क्वायर इज इक्वल्स टू a प्लस 1। दैट इज योर आंसर। तो ये ऑप्शन डी हो गया करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ सेक। अब देखो ये सिंपलेस्ट फॉर्म कैसे निकलेगी, यहां पे भी आप कर सकते हो। अगर इसको सेक को 1/cos लिख दोगे, cos a डिवाइडेड बाय सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन, क्या होता है ये tan स्क्वायर थीटा। तो यहां पे क्या लिख दो tan स्क्वायर a, स्क्वायर रूट से बाहर निकलेगा तो क्या हो जाएगा tan a। अब tan a को क्या लिख सकते हो भाई, sin a अपॉन cos a। अब इसको अपोजिट का मतलब क्या होता है कि 1/cos a इंटू cos a अपॉन sin a। cos a से cos a कट गया, क्या बच गया 1/sin a। 1/sin a क्या होता है cosec a। तो cosec a आ गया, cosec a मतलब ऑप्शन सी हमारा सही हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, समझ में आ रहा है भाई आप लोगों को।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, P और Q, P एक पॉइंट है जिसकी वैल्यू दे रखी है -4, -2, और Q एक पॉइंट है जिसकी वैल्यू दे रखी है 10, 4। ठीक है, अब इन जब पॉइंटों को मैंने जोड़ा, इन पॉइंटों को मैंने y एक्सिस से काटा, तो जब y एक्सिस से कहीं पे भी कोई पॉइंट कटता है तो वहां पे x की वैल्यू 0 हो जाती है और y की वैल्यू y रहती है। ठीक है, तो रेशियो बन गया k:1। अब जब मैं इसको सॉल्व करूंगा x के लिए तो क्या आएगा, k टाइम्स 10 प्लस 1 टाइम्स -4 डिवाइडेड बाय k प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। इससे क्या पता लगा कि k इज इक्वल्स टू 4/10 है, करेक्ट। और k 4/10 है तो इसका मतलब क्या हो गया, 2/5, मतलब 2:5। 2:5 कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन ए, इसीलिए ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में आप देखो कि आपको एक ये दे रखा है, लेंथ ऑफ द वायर निकालनी है। लेंथ ऑफ द वायर कहाँ है आपकी, ये है ए से लेके सी तक। ठीक है, तो इसको कैसे निकालोगे आप, अगर आपको ये और ये दो चीजें इन्वॉल्व करनी है तो दिस इज द बेस, दिस इज द हाइपोटेन्यूस। तो आप बेस और हाइपोटेन्यूस को इन्वॉल्व कर लो तो क्या आता है, कॉस। तो आप लिखोगे कॉस 60 डिग्री बराबर 5√3 डिवाइडेड बाय द लेंथ ऑफ द वायर x, करेक्ट। अब आप 1/2 इसकी वैल्यू पुट कर दो और यहां पे लिख दो 5√3 डिवाइडेड बाय x, x इज इक्वल्स टू 5 2 10√3, और आप इसको मीटर में लिख सकते हो। तो दैट इज योर आंसर। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट, इन द गिवन फिगर, इसमें आपको बीपीटी लगानी थी तो बीपीटी लगा देते हैं। तो इसमें दिमाग ये लगाना है कि यहां से लेकर के यहां तक कितना पड़ेगा। पहले आप ई एफ देख लो, ई से लेके एफ तक आपको 36 दे रखा है, डी ए मतलब यहां से लेके यहां तक आपको 7 दे रखा है। ठीक है, और ए से लेके ई तक आपको पता लगाना, तो यहां पे आप x लिख लो, इसको आप 7 प्लस x लिख लो। तो जब आप लिखोगे तो इससे आपको पता लगेगा डी ई डिवाइडेड बाय डी ए, छोटा ट्राइंगल, बराबर बड़ा ट्राइंगल ई एफ बटे ए बी। तो डी ई आप जब वैल्यू डालोगे तो कितना आएगा, 7 प्लस एक्स डिवाइडेड बाय डी ए कितना है 7 इज इक्वल्स टू छोटा ट्राइंगल बड़ा ट्राइंगल 36 और छोटा ट्राइंगल 24। कैलकुलेट करोगे तो x की वैल्यू निकल के आएगी 7/2। कर लोगे ये तो इजी है आई थिंक। तो 7/2 का मतलब होता है 3.5 सेंटीमीटर, तो इसीलिए ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसमें थोड़ा सा पेच है, देखो इसमें नाम दे रखा है देवांश। देवांश ने प्रूव किया कि ये बराबर है। तो इसमें दिक्कत क्या है कि ऑप्शन ए भी कुछ बच्चों ने मारा होगा, बट ऑप्शन ए सही नहीं है, ऑप्शन डी सही है। क्यों, क्योंकि देखो अगर आप देखोगे वो बोल रहा है एंगल सी बराबर है। तो ये अगर मैंने बनाए दो ट्राइंगल्स के एंगल, तो यहाँ पे लिखा मैंने एंगल सी, यहाँ पे लिखा मैंने एंगल आर, तो यहाँ पे मेरे को ऑब्वियसली ए और बी लिखना पड़ेगा, यहाँ पे मेरे को ऑब्वियसली पी और क्यू लिखना पड़ेगा। तो इस बात से क्या चीज सिद्ध हुई कि मेरे को यूज करना है ये वाली साइड ए सी और डिवाइडेड बाय बी सी, और ये वाली साइड मेरे को यूज करनी है पी आर डिवाइडेड बाय क्यू आर। ठीक है, तो ये ऑप्शन डी ही मैच कर रहा है। ठीक है, इसीलिए ये ध्यान रखना है ऑप्शन सी एंड आर। वैसे ये ऑप्शन ए भी ठीक होता, बट इसमें इसका नाम दे दिया है, भाई बंदे ने कुछ गड़बड़ कर दी हो। ठीक है ना, इसने प्रूव तो किया बट क्या पता सही प्रूव किया हो गलत प्रूव किया हो, इसीलिए ये ऐसा दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मीन कुछ नहीं, इसमें वैल्यूज डालनी थी और आंसर निकालना था। ठीक है, ये तो सब बच्चों ने आई थिंक सही किया होगा। अगर नहीं किया है तो मैं बता देता हूं इसका करेक्ट आंसर क्या है। इसका करेक्ट आंसर में आपने क्या करना था, x 64 माइनस 62.5 डिवाइडेड बाय 5 इज इक्वल्स टू 1.5 डिवाइडेड बाय 5 इज इक्वल्स टू 0.3। तो ऑप्शन सी सही हो जाना था। नेक्स्ट, वैल्यू डालनी थी आपको 9। कोसेक थीटा की वैल्यू क्या होती है भाई, 9 हो जाएगी, साइन थीटा के अपोजिट में होती है, +1 डिवाइडेड बाय 9 ब्रैकेट 9 -1, ये कितना हो जाएगा भाई 81 + 1 डिवाइडेड बाय 81 -1, तो ये हो जाएगा 82/80। सिंप्लीफाई करोगे या फिर ऑप्शन ही मैच हो रहा है 82/80, तो ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट।
भाई प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट में आप सिंपली देख रहे हो ऑप्शन जो आपका सी है वो बिल्कुल सही है, क्योंकि आप 10/0.2 को अगर 0.2 को मल्टीप्लाई कर दो 10 से तो कितना आ जाएगा 100/2। क्या हो सकता है प्रोबेबिलिटी क्या कभी ऐसे हो सकती है कि 1 से बड़ी हो जाए? नहीं हो सकती ना। प्रोबेबिलिटी शुड बी ऑलवेज लेस देन इक्वल टू 1। द वैल्यू ऑफ m फॉर विच द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज रियल एंड इक्वल रूट्स, तो इसमें भी वही करना था, b स्क्वायर माइनस 4ac जो होता है आपका d वो बराबर आपको क्या रखना था 0, और आप वैल्यू डालते हैं यहाँ पे तो क्या आता 49 माइनस 4 3 एंड m, और इसको इस साइड ले जाते हैं तो इक्वल टू हो जाता, m बराबर क्या आ जाता 49/12, तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाता आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन, द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल px, आपको px दिया हुआ है तो सिंपल सी बात है ये x माइनस माइनस प्लस 3 और x माइनस 8 आएगा। बट बोलोगे सर ये तो कोई भी ऑप्शन मैच नहीं हो रहा, इसमें अलग है। अरे बाबा आप माइनस कॉमन ले सकते हो, जब आप माइनस कॉमन लोगे x प्लस 3 में से नहीं इसमें से तो क्या आ जाएगा माइनस एक्स प्लस 8, तो इसीलिए ऑप्शन बी सही है। बट कई बच्चे बोलेंगे सर ऑप्शन सी भी तो सही हो सकता था, बट बच्चों अगर आप सी में देखोगे तो एक्स स्क्वायर यहां पे क्या आना चाहिए था -5x आना चाहिए था। अगर ये ऑप्शन सही होता तो इसमें माइनस सही आना चाहिए था, इसीलिए ऑप्शन सी सही नहीं है। ठीक है ना, यहां पे ये जो फंगा फंस गया है माइनस और प्लस का, इस वजह से ये ऑप्शन गड़बड़ है। द वैल्यू ऑफ p फॉर विच द रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर रैशनल, रैशनल रूट्स हमेशा क्या होते हैं, कैसे निकलते हैं, जो कि p/q की फॉर्म में होते हैं। ठीक है, स्क्वायर रूट वगैरह नहीं लगा होता। तो आप खुद देखो कि जो इसका d है वो कैसा आएगा, b स्क्वायर माइनस 4ac, मतलब वो स्क्वायर रूट से बाहर निकल जाए। तो b स्क्वायर क्या है आपका p माइनस 4 6, तो कितना आएगा रूट ओवर p स्क्वायर माइनस 24। तो p की क्या वैल्यू रखूं, p की जगह पे अगर मैं 1 रख देता हूं तो भाई बात माइनस की हो जाएगी, तो इसलिए सही नहीं है। p की जगह पे अगर 5 रख देता हूं तो बात सही बैठ रही है, 1 बैठ रहा है, 1 का स्क्वायर रूट 1 होता है, तो इसीलिए ऑप्शन बी काम कर रहा है। ठीक है, बाकी ऑप्शन काम नहीं कर रहे। नेक्स्ट, द आर्क ऑफ लेंथ इतना सबटेंड एन एंगल थीटा टू द सर्कल विद रेडियस इतना, तो आपको क्या करना था, एक आर्क बनाना था। ठीक है, जिसकी लेंथ होती 2.2 सेंटीमीटर और वो सेंटर से एक रेडियस, जैसे ये रेडियस होता है 2.8 मीटर का। ठीक है, और इस पे एक एंगल बन रहा होता है थीटा। तो अभी आपको पता है कि थीटा बाई 360 इंटू 2πr बराबर है 2.2। वैल्यू डालते जैसे थीटा बाई 360 इंटू 2 इंटू 22/7 इंटू आर कितना है 2.8 बराबर 2.2। इसको कैलकुलेट करो, थीटा बराबर तुम्हारा आ जाएगा कितना, ऑप्शन सी 45 डिग्री। ठीक है, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट, 2 डाइस आर रोल्ड, अब इसमें क्या था 2 डाइस रोल करनी थी, x बड़ा होना चाहिए y से, तो भाई x बड़ा कब होगा जब 2,1 होगा, 3,1 होगा, 3,2 होगा, 4,1 होगा, 4,2 होगा, 4,3 होगा, ऐसे ही 5,1 होगा, 5,2 होगा, 5,3 होगा, 5,4 होगा। इसी कंडीशन में पहली वाली चीज दूसरे वाले से बड़ी होगी। 6,1 होगा, 6,2 होगा, 6,3 होगा, 6,4 होगा और 6,5 होगा। जब ये सारी चीज होगी तो आप इसको काउंट करोगे तो कितनी है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। तो प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई, रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी 15 आउट ऑफ टोटल कितने होते हैं 36 होते हैं। तो 15 आउट ऑफ 36, 3 से काट दो, 3 पंजे का 15, 3 12 3 36, तो ऑप्शन बी करेक्ट आ जाएगा। नेक्स्ट, अब ये थोड़ा पेचीदा क्वेश्चन है, कैसे एचसीएफ निकालना तो हर बच्चे को आता है, आपको दिख ही रहा है 18 दूनी 36 होता है, एम कॉमन आ रहा है, तो ऑप्शन ए तो मतलब असर्शन इज करेक्ट, असर्शन करेक्ट हो गई। ठीक है, रीजन भी करेक्ट है भाई, जो एचसीएफ होता है वो छोटा होना चाहिए दोनों नंबरों से, ठीक है, या फिर छोटे नंबर के बराबर होना चाहिए। बट क्या रीजन करेक्ट एक्सप्लेनेशन है असर्शन की? नहीं, मुझे नहीं लगता कि करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। तो क्योंकि भाई ये बात जरूरी थोड़ी है, इसमें तो ये चीज प्रूव ही नहीं हो रही है, भले ही ये छोटे के बराबर है बट इसकी वजह से एचसीएफ इतना नहीं आया है। ठीक है,
तो इस कंडीशन में मैं बोलूंगा कि ऑप्शन बी इज करेक्ट। बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू बट रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द असर्शन। असर्शन की करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट है, ये तो आसान ही है। इसमें आपको पता है कि 3/-6 एक रेशो हो गया A1/A2 का, B1/B2 का रेशो हो गया और C1/C2 का रेशो होगा। इनको जरा सिंप्लीफाई कर दो तो कितना आएगा, -1/2 -1/2 और 1/2। ये दोनों तो बराबर हो गए, ये बराबर नहीं हुआ। तब एस कंडीशन में क्या होता है, इस कंडीशन में पैरेलल लाइंस हो जाती हैं। पैरेलल लाइंस हो जाती हैं। पैरेलल लाइंस का मतलब नो सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन का मतलब इनकंसिस्टेंट। तो ये बात तो बिल्कुल सही है। तो इनका व्हेन टू लीनियर इक्वेशन डोंट हैव यूनिक सॉल्यूशन दे ऑलवेज रिप्रेजेंट पैरेलल लाइन, नहीं, कोइंसिडेंट भी हो सकती है, एक के ऊपर एक लाइन भी हो सकती है। तो इसलिए रीजन तो गलत है। तो इस कंडीशन में मेरे को ऑप्शन सी बिल्कुल ठीक लगा। तो इसमें सी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट, इसमें हमें कुछ वैल्यूज निकालनी थी। क्या बोल रहा है, इस फिगर में डी क्या है, डिवाइड करता है इसको रेशो 1:2 में। ठीक है, तो अब इसको 1:2 में डिवाइड करता है, थोड़ा इससे बना दूं, 1:2 में डिवाइड करता है। ठीक है, तो बोल रहा है कि x के कोऑर्डिनेट, मतलब इसका कोऑर्डिनेट कितने होंगे। सपोज इसके कोऑर्डिनेट मान ली मैंने x और y, तो कितना निकलेगा x की वैल्यू, x की वैल्यू निकलेगी 1 × 4 + 2 × -2 डिवाइडेड बाय 1 + 2। ये हो जाएगा 4 - 4 डिवाइडेड बाय 3 = 0। तो x की वैल्यू तो आ गई 0। y की वैल्यू निकालूंगा तो कितनी आएगी, सेम तरीका अपनाऊंगा, 1 × 2 + 2 × 1 डिवाइडेड बाय 1 + 2, तो ये आ जाएगी 4/3। तो ये जो पॉइंट निकला मेरा D, इसके कोऑर्डिनेट निकले 0,4/3 और मुझे बोल रहा है कि आप पता लगाओ AD की लेंथ। तो AD का डिस्टेंस अगर मेरे को पता लगाना है तो स्क्वायर रूट ऑफ A की वैल्यू 1 - 0 का होल स्क्वायर प्लस 5 - 4/3 का होल स्क्वायर। जब आप इसको कैलकुलेट करोगे, वो कैलकुलेट करना आसान है, √130/3 यूनिट्स आ जाएगा। आप इसको चाहो तो सॉल्व कर सकते हो, चाहो तो ऐसे ही छोड़ दो। नेक्स्ट, sin 60 की वैल्यू आपको डालनी थी। ये वैल्यूज डालने वाला खेल तो आप कर ही सकते हो। मैं वैल्यूज बता देता हूं आपको कैसा करना था। आपको √3/2 वैल्यू डालनी थी और उसको क्यूब कर देना था, 3 बार मल्टीप्लाई कर देना था, माइनस आपको tan 30 की वैल्यू डालनी थी 1/√3 और आपको cos स्क्वायर की वैल्यू डालनी थी, तो 1/√2 की वैल्यू डालनी थी, आपको स्क्वायर कर देना। जब आप इसको सॉल्व करते तो आपको पता चलता है कि ये आता 3√3/8 माइनस 1/√3 और ये जो डिवाइड में ये बनता 2, ये एक्चुअली में आपका ऊपर आ जाता और इसको जब सॉल्व करते तो ये आता 1/4√3 और इसको आप √3 को ऊपर ले जाते और 12 को नीचे लिख देते। ऐसे करके आप छोड़ सकते हो कि स्क्वायर रूट की चीजें जनरली डिनोमिनेटर में नहीं छोड़नी चाहिए। ठीक है, ये वाला पार्ट, जो बी पार्ट अगर किसी बच्चे ने अलाउ किया या करा तो उसको ऐसे करना था, tan a + 2b बराबर √3 है। इस √3 को अपने दिमाग में सोचना चाहिए था कि ये tan 60 डिग्री है, तो इसी की हेल्प से a + 2b बराबर 60 डिग्री बनाना चाहिए था। और ऐसे ही दूसरी इक्वेशन में जो sin 2a + b है, 1/√2 लिखा है, इसको sin 45 डिग्री सोचना चाहिए था, जिससे कि एक इक्वेशन मिल जाती 2a + b बराबर 45 डिग्री। फिर ये दोनों इक्वेशन को आपको सॉल्व कर देना था। जैसे इस इक्वेशन को अगर आप मल्टीप्लाई बाय 2 करते तो क्या आता, 2a + 4b, इसको लाइन खींच देता हूं, 2a + 4b = 120 डिग्री और जो नीचे वाली इक्वेशन थी इसको ले जाते तो ये होती 2a + b = 45 डिग्री। इन दोनों इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट करते ये 2a गायब हो जाता है, ये हो जाता 3b = 75 और b बराबर आपका 25 डिग्री। b 25 आ जाता तो a की वैल्यू आप निकालते तो 10 डिग्री आती। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये थोड़ा आसान क्वेश्चन है। देखो इसमें टोटल बॉल्स थी, टोटल थी 25, सम ऑफ देम आर येलो एंड अदर आर ग्रीन। तो येलो और ग्रीन थी। इफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ द गेटिंग ग्रीन बॉल 3/5 थी, तो इसको आप क्या कर सकते थे, 5 से मल्टीप्लाई कर सकते थे और इसको लिख सकते 15/25, मतलब 15 आपकी क्या थी, ग्रीन बॉल्स।
तो आपको येलो बतानी है, तो क्या हो जाता है 25 माइनस 15 विच इज 10 बॉल्स, तो आपकी 10 येलो हो जाती। ठीक है, नेक्स्ट, ये क्वेश्चन भी बहुत आसान था अगर किसी ने देखा हो। तो ये बोल रहा था कि ये दोनों पैरेलल हैं, ये जो निशान बने हुए पैरेलल के हैं। बीसी आपको 10 सेंटीमीटर दे रखा था, मैं थोड़ा कलर चेंज कर लेता हूं, रेड। और ये जो दो साइडें थी ये 5-5 दे रखी थी, तो इसकी वजह से ये जो पूरा का पूरा हिस्सा था ये 20 बन गया। ऐसे ही आपको बोला था ए बी जो है आपको ये ए से लेके बी तक ये 7 दे रखा, और आपको पता लगाना था डी से लेके ई तक, तो डी से लेके ई को आप एक्स मान सकते थे, और दोनों ये सिमिलर ट्राइंगल है तो इनका रेशियो भी बराबर होता। तो मतलब आप लिख सकते थे कि डी ई बटे, अब ये बड़ा ट्राइंगल लिया तो इसके छोटे ट्राइंगल की सेम साइड की साइड ए बी बराबर, ऐसे ही आप बड़े ट्राइंगल की साइड लेते ई एफ बटे बी सी, तो डी आप वैल्यू रखते x डिवाइडेड बाय ए बी विच इज 7, ई एफ विच इज 20 डिवाइडेड बाय बी सी विच इज 10, और आप x की वैल्यू निकाल लेते 14, और यूनिट लिखना नहीं भूलते जिसको हम सेंटीमीटर ले सकते हैं। तो होप ये समझ में आ रहा होगा, समझ में आ रहा है तो प्लीज सब्सक्राइब एंड लाइक। गो फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा है प्रूव दैट 14 माइनस 2 रूट 3 इज ए इरेशनल नंबर गिवन दैट रूट 3 इज इरेशनल। तो ये क्वेश्चन आप कर चुके हो, बट फिर भी मैं बता देता हूं कि इसमें लेट करना होता है। लेट आर इक्वल्स टू, कोई नंबर ले लिया मैंने आर, 14 माइनस 2 रूट 3 और इज ए रैशनल नंबर, हमने इसको मान लिया दिस इज ए रैशनल नंबर। ठीक है, तो जब हमने इसको रैशनल नंबर माना और सबको इस साइड लेके आए तो क्या होएगा, जब आप इसको सॉल्व करोगे 14 को इस साइड माइनस में लेके आओगे, ठीक है, और डिवाइडेड बाय -2 करोगे तो ये आ जाएगा √3, और फिर आप अगर चाहो तो इस नेगेटिव को ऊपर लिख सकते हो, तो ये आ जाएगा 14 माइनस आर डिवाइडेड बाय 2। अब देखो ये जो हिस्सा है दिस इज रैशनल एंड दिस पार्ट इज इरेशनल गिवन, हेंस कॉन्ट्राडिक्शन। So 14 minus 2 root 3 is irrational. Proved. थोड़ा इंग्लिश आपको लिखनी पड़ेगी, मैं इंग्लिश नहीं लिख रहा हूं ज्यादा। नेक्स्ट, एक सर्कल दे रखा है आपको जिसका सेंटर जो है, एक सर्कल बना देता हूं, इसका सेंटर है आपको 2,1 ओ दे रखा है एक सेंटर। ठीक है, अब बोल रहा है कि ये पास करती है पॉइंट ए से, लेट से दिस पॉइंट इज ए 5,6, बोल रहा है बी एक पॉइंट है -3, के, तो -3, के एक पॉइंट है बी -3, के। ये पॉइंट यहां भी हो सकता है, ये पॉइंट और कहीं भी हो सकता है, आई डोंट नो। अब ए बी की लेंथ बतानी है आपको, यहां से लेके यहां तक ये कॉर्ड बतानी है, तो आप क्या करोगे, पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि डिस्टेंस ऑफ बी एंड ए आर सेम फ्रॉम द ओ, मतलब ओ ए इज इक्वल्स टू ओ बी, रेडियस के बराबर है, क्योंकि क्या बराबर है, रेडियस। सर्कल का कोई भी क्वेश्चन है हमेशा ध्यान रखा जाता है रेडियस का, क्योंकि टीचर चाहता ही है कि बच्चे को सर्कल देखते ही रेडियस समझ में आ जाए। तो हम इसको ओ ए का स्क्वायर इक्वल टू ओ बी का स्क्वायर भी बोल सकते हैं, और डिस्टेंस फॉर्मूला लगा सकते हैं आराम से। डिस्टेंस फॉर्मूला लगाओगे तो क्या आएगा, 5 - 2 का होल स्क्वायर प्लस 6 - 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2 + 3 का होल स्क्वायर प्लस 1 - k का होल स्क्वायर। इसको सॉल्व कर लो, ठीक है, तो k की वैल्यूज आएंगी आपकी -2 एंड k इक्वल्स टू 4। आप सॉल्व कर सकते हो, मुझे पता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, मैं उसमें नहीं जाऊंगा। अब आपको a और b का डिस्टेंस पता लगाना है, तो एक k की वैल्यू के साथ जब आप डिस्टेंस निकालोगे तो आपका आएगा 8√2 यूनिट, और जब आप दूसरे के साथ निकालोगे ए बी डैश निकालोगे दूसरा k की वैल्यू के साथ, मतलब 4 के साथ, तो आपका आएगा 2√17 सेंटीमीटर। तो ये चीज का आप मतलब यूनिट का ध्यान रखें, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब इसमें प्रूव करना था P डिवाइडिंग द लाइन सेगमेंट 3:2 पास करता है इस लाइन से। तो कैसे प्रूव करेंगे, जैसे आपने एक लाइन बनाई, एक पॉइंट लिया आपने A, एक पॉइंट लिया आपने B, ठीक है, यहां पे लिया आपने 1,
-1, और यहां पे आपने लिया 4, -3। ये पॉइंट P है जो कि रेशियो में डिवाइड करता है 3:2 में। ठीक है, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट मुझे नहीं पता और इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट है x, y। ठीक है, अब मैंने x और y की वैल्यू निकाली, तो x की वैल्यू जब मैं निकालूंगा तो आपको पता है कितनी आएगी, 3 × 4 प्लस 2 × -1 डिवाइडेड बाय 3 + 2। सॉल्व करोगे तो कितना आएगा, 12 - 2 डिवाइडेड बाय 5 इज इक्वल्स टू 10/5 इक्वल्स टू 2। ऐसे ही आप y की वैल्यू निकालोगे तो y की वैल्यू आएगी 3 - 3 प्लस 2, 7 डिवाइडेड बाय 3 + 2, और यह आ जाएगा -9 + 14 डिवाइडेड बाय 5, तो 5/5 इज इक्वल्स टू 1। तो हमें P पता चल गया कि P क्या है, 2, 1। अब हमें ये प्रूव करना था कि ये जो लाइन है ये यहां से पास करती है, तो x - 3y = -1 में हम सेटिस्फाई करके देख लेंगे। तो हमने x की जगह पे क्या रखा, 2 -3, और y की जगह पे रखा 1, तो वैल्यू आई 2 - 3 = -1, -1 = -1, LHS = RHS, हेंस दिस लाइन सेटिस्फाइड दिस पॉइंट, ये यहां से पास करेगा। तो PA की वैल्यू निकालो, PA की वैल्यू आप निकाल सकते हो, 3√5 आ जाएगी, आप निकाल लेना इस डिस्टेंस फॉर्मूला से। PB की वैल्यू आप निकाल लेना जो कि आएगी 2√5 यूनिट्स, तो दोनों इतनी यूनिट्स आ जाएगी वैल्यू। नेक्स्ट कह रहा है यूजिंग ग्राफिकल मेथड सॉल्व दिस। तो इसमें ग्राफिकल मेथड से आप कैसे सॉल्व करते, आप दो लाइनें बना देते, एक x एक्सिस और एक y एक्सिस। ठीक है, मैं बोल उल्टा रहा हूं बट बना ऐसे रहा हूं, दिस इज योर x एक्सिस, दिस इज योर y एक्सिस। ठीक है, और एक लाइन पास करते x = -3 से। ठीक है, ये यहां पे -3 रहता है x की वैल्यू, और यहां से इसको पास करते। ठीक है, और ये एक लाइन ऐसी बनाते डब्बा डाल के मतलब 5x - 2y = -5 के लिए एक डब्बा बनाते ABC वाला। वो सब आप लोगों ने 9th में भी कर रखा है मुझे पता है, बट एक चीज मैं बता दूं, जब आप डब्बा बनाते तो इस डब्बे में एक वैल्यू जरूर डालते कि x की जगह पे जब आप -3 डालते तो y की वैल्यू क्या आती, -5। ऐसे ही x की जगह पे 0 डालते तो 2.5 आती, और -1 डालते तो 0 आती। तो इन पॉइंटों का बड़ा ध्यान रखते, उससे क्या होता है कि x की वैल्यू -1 से यहां से पास हो रही है और y की वैल्यू 2.5 से यहां से पास हो रही है, और ये जो पॉइंट है ये यहां पे क्या बन रहा है, कोऑर्डिनेट -3, -5, दैट इज योर सॉल्यूशन। तो ये आपको दिखाना चाहिए था, और इन लाइनों के नाम जरूर लिखने चाहिए थे कि जैसे x = -3 ये वाली लाइन है, और ये वाली लाइन है 5x - 2y = -5, ये लाइन है। तो ये दोनों लाइनों के नाम आपको लिखने चाहिए थे। दिस कैन बी योर ओरिजिन, ये यहाँ पे आपको ओरिजिन O बना देना चाहिए था या 0 बना देना चाहिए था। नेक्स्ट, इन एन AP 15th टर्म्स, अब जैसे ये वाला AP का क्वेश्चन आ जाता तो इसमें जो जो बोला जा रहा है वो आपको लिखना चाहिए। जैसे बोल रहा है 15th टर्म एक्सीड्स द 8th टर्म बाय 21, तो आपको लिखना चाहिए A15 जो है वो बराबर हो जाएगी A8 में अगर आपने 21 जोड़ दिया तो। ठीक है, ये आपकी पहली इक्वेशन बन जाती है। इसको सॉल्व करते हैं तो क्या आता है A + 14D, 15 का मतलब 14 n-1, और ऐसे ही ये भी बन जाता 7D + 21। सॉल्व करो भाई, A से A कैंसिल हो जाएगा, 14 में से 7D हो जाएगा, ये 21 हो जाएगा, D बराबर 7 का 21, ऐसे करके D की वैल्यू आपकी निकल जाती है। अब बोलता कि इफ द सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म्स, मतलब S10 की वैल्यू 55 है, तो S10 का फॉर्मूला, SN का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, क्या हो जाता, 10/2 ब्रैकेट 2 times A प्लस n-1, मतलब 9 × D3 इज इक्वल्स टू 55। काट दो भाई, 2 से काटो 5 आएगा, 5 से 55 को काटो 11 आएगा, तो क्या आया 2A + 9 3 27 इज इक्वल टू 11। तो इससे आप अगर कैलकुलेट करोगे तो A की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -16/2, और वो आ जाएगी -8। ठीक है, दैट इज योर आंसर। तो आपको यहां पे AP निकालनी है। अब AP आप आराम से बना सकते हो कि पहली टर्म जो है आपकी -8 है, और 3 3 जोड़ते जाओ तो -5 -2 1 सो ऑन। मैं ज्यादा नहीं लिख रहा हूं, आप ज्यादा भी लिख सकते हैं, कोई इसमें पाबंदी नहीं है। दैट इज योर आंसर। ठीक है,
नेक्स्ट बोल रहा है द सम ऑफ द फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ एन एपी, मतलब एस एन की जो वैल्यू है वो है 2n स्क्वायर प्लस 13n। बोल रहा है कि भाई ए एन की वैल्यू बताओ। तो इसमें दो तरीके हैं करने के, एक मैं आसान तरीका बता देता हूं। जैसे अगर मैं पहली टर्म का सम निकालूं, मतलब फर्स्ट टर्म खाली लिखूं, तो फर्स्ट टर्म में क्या होता है, खाली a1 होता है। तो जब इसमें 1 डालूंगा तो क्या आ जाएगा 2 प्लस 13 विच इज 15। तो a1 की वैल्यू पता लग गई। अब अगर मैं s2 निकालूं तो क्या हो जाएगा a1 प्लस a2। तो यहां पे क्या हो जाएगा 2 ब्रैकेट 2 का स्क्वायर प्लस 13 इंटू 2। तो ये हो जाएगा a1 प्लस a2 बराबर, इसको थोड़ा सा कैलकुलेट करोगे आप अपने माइंड में तो आप देखोगे कि ये बैठ रहा है तुम्हारा 4 2 जा 8 प्लस 13 दूनी का 26। और a2 की वैल्यू अगर निकालना चाहोगे तो जब इसको ऐड करोगे आप आपस में और इसको ऐड करोगे हो जाएगा 34 माइनस a1 को उस साइड सब्ट्रैक्शन में भेजोगे 15 को, तो आपकी a2 की वैल्यू निकल के आएगी 19। तो आपको a1 भी मिल गया, a2 भी मिल गया। a1 आपका 15 हो गया, a2 आपका इतना हो गया, तो d आपको पता लग ही गया, 4 बढ़ रहा है भाई, है ना, a2 माइनस a1। तो आपको an निकालने में कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है ना। an कितना हो जाएगा आपका, an इक्वल्स टू हो जाएगा आपका a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, मतलब 15 प्लस एन माइनस वन इंटू 4। और जब आप इसको an को लिखोगे तो an आपका आ जाएगा 15, इसको सिंप्लीफाई कर दो तो 11 प्लस 4n आ जाएगा। और a50 निकालना, a10 निकालना बहुत आसान है, 11 प्लस 4 टाइम्स 10 विच इज 51। तो ये a10 आपका आ गया। एक और तरीका है, कुछ बच्चे अलग तरीके से भी सॉल्व करना चाहते होंगे, मेरे को पता है कि कुछ बच्चों ने अलग तरीके से सॉल्व किया होगा। उन्होंने क्या करा होगा, उन्होंने लिखा होगा कि भाई Sn में से अगर मैं Sn माइनस 1 हटा दूं तो मेरे पास जो लास्ट टर्म होगी an वो बचेगी। बात बिल्कुल सही है, आप ऐसे भी कर सकते थे, यहाँ पे मतलब 2n स्क्वायर प्लस 13n में से आप सब्ट्रैक्ट कर देते, 2n की जगह पे आप n माइनस 1 रख देते प्लस 13n माइनस 1 रख देते और इसको सॉल्व करते। जब आप इसको सॉल्व करते तो आपको an मिल जाता, तो an जो आपको मिलता अगेन वही मिलता 4n प्लस 11 और a10 की वैल्यू आप निकालते 11, मतलब 4 ब्रैकेट 10 डाल के, तो आपको सेम वैल्यू मिलती। तो आप इसको इस तरीके से भी सॉल्व कर सकते थे और दूसरे तरीके से भी सॉल्व कर सकते। मैं ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं कर रहा हूँ इसलिए कि आपको फटाफट सब समझ में आ जाए। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है द डायमेंशन। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है द डायमेंशन ऑफ ए विंडोज आर गिवन। तो डायमेंशन दे रखे हैं विंडोज के, आपको क्या निकालना है इसमें कि अगर हमने ये डायमेंशन ली ऐसे करके, ठीक है, ये मैंने जो 156 लिया और ये आपको लिया 216 और दोनों सेंटीमीटर में है। अब उसको ग्रिल बनानी है इस साइज की और उसमें स्क्वायर्स लगाने हैं मैक्सिमम साइज के। तो बताओ कि उसकी जो साइड लेंथ होगी स्क्वायर की वो कितनी होगी और कितने स्क्वायर्स होंगे, है ना। तो स्क्वायर बनाने और इक्वल सब जगह कंप्लीट हो जाए। तो देखो इसमें ना आपको क्या करना है कि भाई एचसीएफ निकालना पड़ेगा, मतलब छोटा नंबर चाहिए ना, तो एचसीएफ निकालना है। एचसीएफ किस किस का निकालना है, 156 का और 216 का। तो होप एचसीएफ निकालना तो आपको आता ही है कि 156 को अगर मैं पार्ट में तोड़ूंगा तो 156 को मैं लिख सकता हूँ 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 1 इंटू 13 की पावर 1। और ऐसे ही 216 को मैं लिख सकता हूँ 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 3 इंटू, बस इतना ही। तो एचसीएफ कितना आ जाएगा मेरा 12। अब मेरे को 12 साइज के स्क्वायर चाहिए, तो अब नंबर ऑफ स्क्वायर्स आपको निकालने हैं। नंबर ऑफ स्क्वायर, ये फंडा हम ईंट गिनने में भी इस्तेमाल करते हैं कि एक कोई ढेरी रखी है, उसके वॉल्यूम से एक ईंट के वॉल्यूम को डिवाइड कर दिया तो नंबर ऑफ ईंट पता चल जाएगा, मतलब कितनी ईंटें हैं। तो नंबर ऑफ स्क्वायर्स आपको पता करना है। तो आप क्या करेंगे भाई कि जो आपके मतलब कि आपको जैसे मान लो ये 12 है, ठीक है ना, तो जब आप इसको 18 को 12 से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो 216 आ जा रहा है। और जब आप
13 को मल्टीप्लाई कर रहे हो 12 से तो 156 आ जा रहा है। तो इसका मतलब स्क्वायर्स कितने हो गए कि भाई 13 चाहिए आपको ये, और मतलब कॉलम्स रोज, और 18 आपको ये चाहिए, ठीक है, कॉलम्स। तो जब अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा 2 3 4 स्क्वायर्स, मतलब इतने आपको स्क्वायर्स चाहिए, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हो। नेक्स्ट प्रूविंग दैट का क्वेश्चन है। इसको भी बच्चों ने 2-3 तरीके से किया होगा। कुछ बच्चों ने इसको साइन थीटा और कॉस थीटा की टर्म्स में कर दिया होगा, तो जिससे कि ये क्या है, इजी बन जाए क्वेश्चन। तो मैं वो वाला और वो वाला दोनों तरीके से बता देता हूं। तो जैसे मैंने पहले इजी वाले से बता देता हूं, जो बच्चे ज्यादातर अप्रोच करते हैं कि भाई टेन थीटा की जगह पे लिख दिया साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा, और डिवाइड में 1 माइनस कॉस थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा, प्लस कॉस थीटा कॉट थीटा की जगह पे लिख दिया कॉस थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा। ये एलएचएस है, एलएचएस। अब मैंने इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई किया। जैसे ही मैं सिंप्लीफाई करूंगा तो आपको पता लगेगा कि ये जो न्यूमरेटर है ये तो ऐसा ही रह गया साइन थीटा बाय कॉस थीटा, और जो डिनोमिनेटर था उसमें एलसीएम लेना पड़ गया। बट एलसीएम लेते ही ऊपर आ जाता है तो ये रेसिप्रोकल हो जाता है, उल्टा हो जाता है। तो साइन थीटा ऊपर आ जाएगा और साइन थीटा माइनस कॉस थीटा नीचे आ जाएगा। बट इसमें एक फंडा और लेना है कि माइनस कॉमन ले लो नेक्स्ट वाले में। उससे क्या होगा, जब आप कॉस थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा करोगे और ये जो कॉमन लोगे और डिवाइड में ऊपर पे कॉस थीटा रहेगा, नीचे पे साइन थीटा माइनस कॉस थीटा ही आ जाएगा। बोलो कैसे? इसलिए क्योंकि मैंने बाहर माइनस लिख दिया है, ठीक है। ये फंडा आपको पता ही होगा। अब यहां पे मैं एलसीएम ले लूंगा। एलसीएम ले लूंगा तो क्या आएगा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा और ब्रैकेट में साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। कितने साइन हो जाएंगे ऊपर? 2 तो ये ऑलरेडी है, एक इसकी वजह से मिल जाएगा तो साइन क्यूब थीटा, और यहां पे बी कॉस क्यूब थीटा। ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला लग जाएगा। ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला जब लगाओगे तो क्या जाएगा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा ब्रैकेट में साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और डिवाइड में साइन थीटा इंटू कॉस थीटा ब्रैकेट में साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। और इसको आप क्या कर सकते हो, कैंसिल कर सकते हो, और इनको डिवाइड कर सकते हो। जैसे ही आप इसको डिवाइड करके खोलोगे आप देखोगे कि ये साइन स्क्वायर से के नीचे, मतलब कहने का मतलब मेरा ये है कि साइन स्क्वायर थीटा के नीचे जब आप साइन थीटा इंटू कॉस थीटा लिखोगे, एक साइन कैंसिल हो जाएगा और दूसरा साइन थीटा कॉस थीटा बनके क्या बन जाएगा, टेन थीटा बन जाएगा। तो इस बात को आप अच्छे से लिखोगे तो आप देखोगे कि ये ऑलरेडी बन गया है टेन थीटा, और ये बन गया है आपका कॉट थीटा, और ये कैंसिल होके दोनों चीजें 1 हो गई। मतलब मैंने अलग अलग कर दिया, साइन स्क्वायर थीटा के नीचे भी ये लिख दिया, कॉस स्क्वायर थीटा के नीचे भी ये लिख दिया, और साइन थीटा कॉस थीटा के नीचे भी ये लिख दिया। एक तो तरीका हुआ ये सॉल्व करने का। दूसरा तरीका, कुछ बच्चों ने और तरीके से भी सॉल्व किया होगा। कुछ बच्चों ने शॉर्टकट मार दिया होगा कि टेन को चेंज नहीं किया होगा। उन्होंने क्या करा होगा, टेन थीटा को ऐसे ही रहने दिया होगा, बट कॉट थीटा को टेन थीटा में बदल दिया होगा। मतलब 1 माइनस 1 ओवर टेन थीटा कर दिया होगा। यहां पे कॉट थीटा की जगह पे न्यूमरेटर में भी 1 बाई टेन थीटा लिख दिया होगा, और यहां पे लिख दिया होगा 1 माइनस 1 बाई टेन थीटा, ठीक है। अब इनको सिंप्लीफाई किया होगा तो ये टेन थीटा ऊपर जाएगा तो टेन स्क्वायर थीटा बना देगा, ये बना देगा टेन थीटा माइनस 1। यहां पे माइनस कॉमन ले लिया होगा जिससे कि डिनोमिनेटर सेम हो जाए और टेन थीटा कॉमन आ जाए, तो टेन थीटा और यहां पे आपका 1 ही रह रहा होगा, ठीक है ना। और ये टेन थीटा नीचे आ गया होगा, माइनस कॉमन लिया तो अंदर पे टेन थीटा माइनस 1 हो गया होगा। जैसे ही एलसीएम लोगे तो अगेन वही हो जाएगा जो फंडा पहले क्रिएट हो रहा था कि टेन क्यूब थीटा माइनस 1, और डिनोमिनेटर में टेन थीटा इंटू टेन थीटा माइनस 1। अब ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला लगा दिया होगा। ए क्यूब माइनस बी क्यूब मतलब टेन थीटा माइनस 1, फिर ब्रैकेट में टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 प्लस टेन थीटा, और डिवाइड में अगेन टेन थीटा ब्रैकेट में टेन थीटा माइनस 1। टेन थीटा माइनस 1 टेन थीटा माइनस 1 कैंसिल हो गए। ये टेन थीटा को सब उल्टी पुल्टी मारो, मतलब अलग अलग करो, वही टेन थीटा 1 बाई टेन थीटा को आप कॉट थीटा लिख सकते हो, और ये इससे कट ही जाएगा, और ये बराबर हो गया आपका आरएचएस के। तो हेंस
LHS is equals to RHS, hence proved। बड़ा मजा आता है प्रूव्ड लिखने में। नेक्स्ट, ये कह रहा है कि भाई एक कॉर्ड है सर्कल की, एक सर्कल बना देते हैं छोटा सा फटाफट। इसमें रेडियस है आपका 14 सेंटीमीटर, सबटेंड एन एंगल 60 डिग्री एट द सेंटर, फाइंड द एरिया ऑफ द स्मॉलर सर्कल। तो इसमें कुछ नहीं करना था आपको, एक सर्कल बनाना है, एक कॉर्ड है, सॉरी कॉर्ड मैं थोड़ा अच्छे से बना देता हूं ना, बच्चों को समझ में आ जाए। एक कॉर्ड है जो कि सेंटर पे 60 डिग्री का एंगल बनाती है। ये फिगर आप बार बार देखते हो, ठीक है। तो ये सेंटर पे 60 डिग्री का एंगल बना रही है, ठीक है। ये कॉर्ड, इस कॉर्ड का नाम आप कुछ भी दे सकते हो, लेट से ए बी। ये एंगल 60 है और ये है आपका रेडियस जिसकी वैल्यू है 14 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ऑब्वियस सी बात है कि ये दोनों रेडियस बराबर है तो ये वाले एंगल भी बराबर होंगे, तो ये तीनों ही साइडें बराबर हो जाएंगे क्योंकि सारे एंगल बराबर हो गए, ठीक है। तो सारे एंगल 60 के हो गए हैं, सारी साइडें बराबर हो गई हैं, ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बन गया है। ये वाली साइड भी 14 की हो गई है, ये भी साइड 14 की हो गई है, ये भी साइड 14 की हो गई है, ठीक है। अब हमें एरिया ऑफ द स्मॉलर सेक्टर पता लगाना है, एरिया पता करना है, एरिया ऑफ सेक्टर। एरिया ऑफ द सेक्टर क्या होता है भाई, थीटा बाई 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर। थीटा कितना है भाई आपका 60 डिग्री, डिवाइडेड बाई 360। पाई की वैल्यू आप 22/7 भी लिख सकते हैं, वो भी लिख सकते हैं, बट मैं रिकमेंड करूंगा 22/60 क्योंकि आर से वो कट जाएगा। जैसे आप आर 14 लिखोगे, 14 मतलब आर स्क्वायर की वैल्यू 7 से काटा 2 और 360 से काटा 6 छंग 36, फिर 2 से काटा ये 11, ये 3। और जब आप इसको थोड़ा सा ढंग से लिखोगे तो आप इसको चाहो तो 308/3 सेंटीमीटर स्क्वायर भी लिख सकते हो, या फिर अगर आपके पास टाइम है तो आप डिवाइड कर देना 102.67 सेंटीमीटर स्क्वायर, 2 पॉइंट तक आप लिख देना, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट बात बोल रहा है कि पेरीमीटर ऑफ द स्मॉलर सेगमेंट। सेगमेंट मतलब ये वाला हिस्सा, इसका पेरीमीटर इसको बताना। तो पेरीमीटर क्या हो जाएगा भाई, पेरीमीटर में आपको एक तो एक कर्व, जो एक कर्व है मतलब थीटा बाई 360 डिग्री इंटू 2 पाई आर, ये वाला हिस्सा, प्लस जो ये 14 है, जो ए से लेके बी तक का डिस्टेंस था 14, ये ऐड करना पड़ेगा। तो थीटा के बाई 360 मतलब 60/360 इंटू 2 इंटू पाई, पाई मतलब 22/7, आर मतलब 14 प्लस 14। जब आप इसको कैलकुलेट करोगे लाइक दिस, 6 काटा 7 दूनी 14 और ये सब कैलकुलेशन करोगे तो आपका आएगा 86/3 विच इज 28.67 सेंटीमीटर। ये सेंटीमीटर स्क्वायर में रहेगा, ये सेंटीमीटर में रहेगा। तो ध्यान रखना कि एरिया हमेशा सेंटीमीटर स्क्वायर में और पेरीमीटर हमेशा सेंटीमीटर में, ठीक है। नेक्स्ट, ये क्वेश्चन भी बच्चों को बहुत परेशान किया, तो इस क्वेश्चन को मैं थोड़ा बता देता हूं। चलो देखो, इस क्वेश्चन में ना 3 पॉइंट्स हैं। पहला पॉइंट है कि आपको यह प्रूव करना है कि OBGC इज ए पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम शो करने के लिए क्या करना पड़ता है ना आपको, डायगोनल बाइसेक्ट्स ईच अदर, diagonal of quadrilateral bisects each other। bisects each other मतलब बराबर बराबर काटेंगे। तो वो तो देखो इसमें दिया ही गया है, OD बराबर DG और BD जैसे गिवन है ना, ये तो गिवन है ना भाई। क्या क्या गिवन है, BD बराबर DC और OD बराबर DG। तो इन क्वाड्रिलेटरल OBGC diagonal bisects each other, diagonals bisects, diagonals कौन कौन से हैं आपके, BC is the diagonal and OG is the diagonal, bisects each other at D, hence OBGC is a
पैरेललोग्राम। सॉरी फॉर माय हैंड राइटिंग, बट दिस इज हाउ यू आर सपोज टू प्रूव दिस। ठीक है, एक तो ये प्रूव हो गया। नेक्स्ट प्रूव करा देता हूं, वेट। हाँ, तो नेक्स्ट हमें प्रूव करना है सेकंड पॉइंट, वो है EF इज पैरेलल टू BC। तो इसमें है आपको ट्रायंगल को इस तरीके से देखना पड़ेगा, जैसे ये पॉइंट है A, तो एक आप लेफ्ट वाला हिस्सा ले लो, मतलब ये हिस्सा ले लो। इस हिस्से में आप देखोगे ये तो A है, ये आपका G है, ये आपका B है। ठीक है, ऐसे ही दूसरा पार्ट भी एक इसका अदर हिस्सा देखो, ये मैं काट रहा हूं, ये पार्ट ले लिया आपने C, ये पार्ट ले लिया आपने G, ये पार्ट ले लिया A। ठीक है, मैंने दो पार्ट फाड़ में कर दिया इसको। अब फिर मैंने O लिया और O से लेके मैंने E तक एक लाइन खींची, और ऐसे ही मैंने O लिया और O से लेके मैंने F तक लाइन खींची। अब ये तो गिवन है ना कि भाई OC जो है वो पैरेलल है BG के, अभी प्रूव किया है ना, और ये भी प्रूव किया। तो इससे क्या होगा, बाय BPT बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम अगर मैं लगाऊंगा इस वाले में, ये जो मेरा फर्स्ट वाला है, तो इसमें निकालूंगा तो क्या आएगा, AE अपॉन में EB बराबर है AO अपॉन में OG। और दूसरे वाले में लगाऊंगा तो क्या आएगा, दूसरे वाले में लगाऊंगा तो आएगा AO अपॉन में OG बराबर AF अपॉन में FC। करेक्ट, ये वाला हिस्सा डिवाइडेड बाय ये वाला हिस्सा बराबर ये और ये AO अपॉन में OG बराबर AF अपॉन में FC। BPT लगा दी। अब इन दोनों में ये दोनों हिस्से कॉमन है, तो बाय फर्स्ट एंड सेकंड, ये फर्स्ट इक्वेशन है, ये सेकंड इक्वेशन है। इन दोनों इक्वेशनों से मैं अगर बीच वाले हिस्से को हटा दूं तो इसका मतलब लेफ्ट और राइट वाला बराबर हो जाए, मतलब AE बाय EB बराबर हो जाएगा AF बाय FC के। मतलब अगर मेरा ट्राइंगल खाली अब इतना ही है, ये मेरा ट्राइंगल है A और ये मेरा अब EB है, EF है और ये मेरा BC है। तो आपको दिख रहा है ना, ये दोनों रेशियो में बढ़ रहे हैं, तो बाय कन्वर्स ऑफ BPT, अब यहां पे कन्वर्स भी लगा दो, कन्वर्स ऑफ BPT। कन्वर्स से अब क्या है, अगर आपका रेशियो में दिया गया है इसका मतलब पैरेलल है, EF पैरेलल हो गया BC के, है ना, हैंस प्रूव्ड। और लास्ट वाले हिस्से में बोल रहा है कि AEF जो है, इसमें नहीं है, AEF जो है, यहां पे इससे लिख देते हैं, ये दोनों जो तुम्हारे ट्राइंगल हैं AEF और दूसरा ABC, पूरा जो बड़ा वाला है ABC, ये दोनों के दोनों सिमिलर हैं। तो सिमिलर के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, देखो एंगल A कॉमन है, ठीक है, EF जो है आपका पैरेलल है किसके, BC के, तो एंगल E जो है वो बराबर हो गया एंगल B के, और एंगल F जो है वो बराबर हो गया एंगल C के, है ना, क्योंकि ये आप अल्टरनेट इंटीरियर एंगल कह लो। तो इसलिए दीज टू आर सिमिलर ट्राइंगल, हेंस प्रूव्ड। थोड़ा लिखना पड़ेगा आपको, बट आप लिख सकते हो, आई थिंक। नहीं लिख पाओगे तो आप कमेंट कर देना। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन था, इस क्वेश्चन को भी आप ऐसे ही सॉल्व कर सकते थे, मैं ज्यादा सॉल्व नहीं करूंगा। आपको यहाँ पे x लेना था, यहाँ पे आपको x लेना था, क्योंकि ये B पार्ट है, किसी ने शायद अटेम्प्ट भी नहीं किया होगा। तो अगर किसी ने अटेम्प्ट किया है तो उसको दिख रहा होगा कि इसको कैसे सॉल्व करना है। उसको इन दो पार्ट को लेना है और गिवन ही है, तो इसको जब दो पार्ट लोगे तो ये 2x हो जाएगा, सिमिलैरिटी से प्रूव कर दोगे। ये जो ट्राइंगल आपका DQA है वो सिमिलर है QRC के, कर देना प्रूफ, है ना, वर्टिकल अपोजिट एंगल ले लेना, ये वाले एंगल Q वाले और बाकी भी, तो हो जाएगा प्रूफ। तो दिस आई एम नॉट टचिंग। नेक्स्ट, अगर आपको चाहिए होगा तो आप कमेंट कर सकते हो। नेक्स्ट, ये जो मीन मीडियन मोड वाला क्वेश्चन है, ये भी लोगों ने अटेम्प्ट किया होगा। इसमें आपको क्या करना था, एक क्लास बनानी थी। जैसे आपको क्लास इंटरवल दे रखा है, क्या क्या इंटरवल दे रखा है आपको, 0 से 20, ऐसे ही आपको दे रखा है 20 से 40, 40 से
60 और 60 से 80, 80 से 100। अब आपको ध्यान रखना है इनका जो गैप है, मतलब h की वैल्यू जो है वो 20 है, ठीक है ना। जो गैप है, क्लास साइज है वो 20 है, क्लास साइज 20, ठीक है, h। और इनका जो बीच का हिस्सा निकलेगा, मतलब x जो आप मानोगे वो क्या निकलेगा, 10, 30, 50, 70, 90, राइट। और जो इसकी फ्रीक्वेंसी दे रखी है आपको, फ्रीक्वेंसी वो क्या क्या दे रखी है, 12, 15, P, 28 और 13। और इन सब की जो मीन वैल्यू है, मीन वैल्यू कैसे निकलेगी भाई, आपको XI निकालना पड़ेगा। XI जब आप निकालोगे तो मतलब इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है। जब आप मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा, 120, 15 3 45, 50P, इसको 50P ही रहने देना, ठीक है। मैं P वाले को थोड़ा सा हाईलाइट कर देता हूं कि ये P वाला है, ठीक है। इसको ऐसे ही चलने देना, P की वैल्यू निकालनी है हमें, ठीक है। तो अब बाकियों को आप सॉल्व करो, जैसे 28 और इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा, कर लेना आप 1960, और इसको आएगा तो 1170, सबको ऐड करोगे तो आएगा 3700 प्लस 50P, और इधर पे ऐड करोगे तो आएगा 68 प्लस P। अब मीन निकाल रहे हो आप, क्या निकाल रहे हो, मीन। मीन कितना दे रखा है, 53 मीन कैसे निकलेगा भाई, 3700 प्लस 50P को आप डिवाइड करोगे किससे, 68 प्लस P से, और इसको कैलकुलेट करना बहुत आसान है, आप आराम से कैलकुलेट कर सकते हो। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, क्या होगा, 53 की मल्टीप्लाई होगी 68 के साथ, प्लस 53 की मल्टीप्लाई होगी P के साथ, और इधर की साइड सेम रहेगा, 3700 प्लस 50P, और P की वैल्यू आप कैलकुलेट कर लेना, आपकी आएगी 32। जब आपको P ब्रैकेट 32 मिल गया, अब आप CF निकाल सकते हो, क्योंकि आपको मोड निकालना है तो आपको पता होना चाहिए कि CF क्या है, ठीक है ना। या CF की जरूरत इसमें नहीं भी पड़ेगी आपको, मोड वाले में आपको पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी आप बता सकते हो, बट आप देखो मोड का फॉर्मूला क्या होता है, मोड का फॉर्मूला होता है L प्लस F1 माइनस FO डिवाइडेड बाय 2F1 माइनस FO माइनस F2 इंटू H, ये फॉर्मूला है। तो जब आप L डाल रहे हो, L मतलब लोएस्ट वैल्यू ऑफ द मॉडल क्लास, तो मॉडल क्लास तो यही है आपकी 32, दिस इज द मॉडल क्लास, ठीक है, दिस इज द मॉडल क्लास। तो 40 आपकी L की वैल्यू हो गई। फ्रीक्वेंसी ऑफ द मॉडल क्लास 32 जो कि P था, प्रीवियस क्लास की 15 डिवाइडेड बाय 32 का डबल 64, प्रीवियस क्लास की 15 और सक्सीडिंग क्लास की 28, और H की वैल्यू 20। जब आप इसको कैलकुलेट करोगे तो आपकी वैल्यू आएगी 56.19। इसको आप आंसर बना सकते हो, ठीक है। दैट इज योर आंसर फॉर द मोड ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन। नेक्स्ट आपको बोलेगा मीडियन निकालने के लिए, तो मीडियन कैसे निकलेगा आपका, सेम क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी यूज करना, बट इसमें ना एक पेज है, मैं बताता हूं कैसे। जैसे आपको मिड वैल्यू दे रखी है, मिड वैल्यू, तो ये मिड वैल्यू क्या है, 115, 125, 135, 145, 155, 165, 175। अब इसकी प्रीवियस वैल्यू क्या रही होगी, इसकी प्रीवियस वैल्यू रही होगी 100 और 110 एंड 120, 110 और 120, ठीक है। इसकी नेक्स्ट वैल्यू क्या रही होगी, 120 और 130। ऐसे इसकी नेक्स्ट प्रीवियस वैल्यू क्या रही होगी, 130, 140। इसकी क्या रही होगी, 140, 150, 150 और 160, 160, 170, 170, 180। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। फ्रीक्वेंसी आपको दे रखी है 12, 15, 20, 16, 10, 16, 11, ये आपको वैल्यूज दे रखी है, ठीक है।
जब आपको ये वैल्यूज दे रखी हैं तो आप देखो, आप क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आराम से निकाल सकते हो, क्योंकि आपको चाहिए होती है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी मोड ये कैलकुलेट करने के लिए मीडियन, ठीक है। फॉर्मूला आपको याद ही है। तो आप क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे निकालते हो, 12 प्लस 15, ये मतलब आपको ऐड करते हुए चलना है यहाँ पे, ठीक है। मैं एरो नहीं बना रहा हूं, बट आप ऐड करते हुए चलना। तो 27, 47, 63, 73, 89, 100। तो ऑब्वियसली यहाँ पे भी टोटल 100 ही आ रहा होगा, ठीक है, सारी फ्रीक्वेंसी का। और यहाँ पे भी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जो लास्ट की होगी वो 100 होगी। अब आपको मीन कैलकुलेट करना है, तो मीन बराबर क्या होता है भाई, जो एल आपने लिया है, एल मतलब जो आपकी मीडियन क्लास है उसका, तो 100 का आधा मतलब 50, तो 50 कहां पे क्रिएट करेगा, यहां पे। तो दिस इज आवर मीडियन क्लास। तो एल की वैल्यू आपको 140 ही लेनी पड़ेगी, ठीक है। प्लस आपको n/2 मतलब 100/2 माइनस सी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ द प्रीवियस क्लास, तो ये आपको प्रीवियस क्लास की लेनी पड़ेगी, डिवाइडेड बाय फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास। फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास लेनी पड़ेगी आपको f, और h मतलब गैप कितना है, तो h मतलब आपका 10 का गैप है 110 और 120 के बीच में, वो आपको लेना पड़ेगा। जब आप वैल्यूज डालोगे, मतलब 140 डिवाइडेड बाय 50 माइनस 40, ये सब कैलकुलेट कर लेना, 47 डिवाइडेड बाय फ्रीक्वेंसी 16 इंटू 10, तो आपका आंसर निकल के आएगा 141.875, ठीक है। दिस इज द मीडियन वैल्यू, दिस इज द मीडियन वैल्यू, मीडियन मैंने गलत लिख दिया यहां पे, इसको सही कर देता हूं, मीडियन वैल्यू। नेक्स्ट, ये कुछ बड़ा सा फिगर है, तो इसमें क्या ध्यान रखना था कि जो मैंने आपको बताया कि एंगल्स 90 डिग्री होते हैं, जहां पे भी टेंजेंट टच करता है, ये 90 डिग्री होगा, ये भी 90 डिग्री होगा। इसमें कुछ वैल्यूज दी हुई हैं आपको, वो आपको लिख देनी चाहिए थी। जैसे रेडियस आपको दे रखा है ओ से लेके पी तक, ओ से लेके पी तक, और रेडियस दे रखा है, रेडियस आपका यहां से लेके यहां तक भी होगा, ठीक है, और रेडियस आपका यहां से लेके यहां तक भी होगा। ये सारी की सारी जो रेडियस है, ये सब 5 है, ये सब 5 है। अब ये 5 है, और ये तो टोटल ओ से लेके पी तक आपको 13 दे रखा है, तो 13 में से 5 गए तो आपको 8 देना, मतलब सी से लेके पी तक आपको पता लगाना है, तो मतलब ओ से लेके पी में से आपको ओ से लेके सी को माइनस करना है, मतलब 13 माइनस 5 इज इक्वल्स टू 8 सेंटीमीटर आपको सीपी पता लगाना है, ठीक है। अब पाइथागोरस थ्योरम अगर आप लगाते हो इन ट्राइंगल पीओक्यू, पीओक्यू में आप पाइथागोरस थ्योरम लगाते हो तो आपको पीक्यू निकल जाएगा। पीक्यू बराबर क्या हो जाएगा, रूट ओवर पीओ का स्क्वायर माइनस ओ क्यू का स्क्वायर। तो ये आप कैलकुलेट करोगे तो 13 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर, जो कि होता है 144, और 12 आपका आंसर आ जाएगा। मतलब ये यहां से लेकर के वैल्यू यहां तक 12 है, कितनी है, 12, PQ इज 12। सपोज आपने इसको x मान लिया, मैं और कोई कलर ले लेता हूं, जैसे मैंने इस वाले पोर्शन को x मान लिया, तो ऑब्वियसली बात है ये वाला भी x हो जाएगा, और ये जो पोर्शन बच गया a से लेके p तक, वो हो जाएगा 12 माइनस x। तो यहां पे आपको लिखना है कि लेट AQ बराबर AC, जो कि टेंजेंट होते हैं फ्रॉम द सेम पॉइंट, वो दोनों बराबर है x, तो आपका PA बराबर क्या हो जाएगा, 12 माइनस x, 12 माइनस x, ठीक है। ये आप इतना कैलकुलेट कर लो, ये चाहिए ही चाहिए आपको कैलकुलेट करने के लिए, ठीक है। अब आपने ये सब कैलकुलेट कर लिया, अब इसको सॉल्व कैसे करोगे आप भाई, सॉल्व करने के लिए तो कुछ पाइथागोरस थ्योरम वगैरह पता होनी चाहिए ना। किस में लगाएंगे पाइथागोरस थ्योरम, जैसे इसी में लगा देते हैं, यहां पे ब्लैक से कर देते हैं, इन ट्राइंगल ACP में लगाते हैं पाइथागोरस थ्योरम, तो क्या आएगा, 90 डिग्री यहां पे है, ठीक है, ध्यान रखना। तो क्या जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर बराबर 12 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। तो एक्स की जो वैल्यू निकल के आएगी, वो जब बच्चों आप कैलकुलेट करोगे तो आएगी 10/3,
और यही 10/3 वैल्यू इस साइड भी होगी। ठीक है, तो ए बी की लेंथ आप पता लगा सकते हो 10/3 इंटू 10/3 मतलब 20/3 आपका ए बी आ जाएगा। ठीक है, 10/3 प्लस 10/3, क्योंकि उस साइड भी सिमिलरली करके आप लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो? सिमिलरली, क्योंकि ये सिमिलर है ना। और P से लेके A तक आपने निकाल ही दिया है 12 माइनस एक्स, मतलब x की वैल्यू से 12 माइनस 10/3 कर देना। ठीक है, तो जब ये करोगे 10/3 तो आपको इसकी वैल्यू भी मिल जाएगी। तो होप ये तो आप कर लोगे, इतना आसान है। इसको ज्यादा अब सॉल्व करने के लिए कुछ बचा नहीं, आई थिंक आप कर लोगे। नेक्स्ट, ये जो टैप वाला क्वेश्चन रहता है ना, इसमें ना हमेशा 1/में लेते हैं। क्यों लेते हैं 1/, में वो भी मैं बता देता हूं। इसलिए लेते हैं 1/, में कहां पे है ये क्वेश्चन। तो जो भी टैप का रेट होता है, ठीक है ना, वो हमेशा 1/x होता है। मतलब जितना वो घंटे में भर सकता है उसका 1/x वो 1 घंटे में भरता है। तो 1/x एक का रेट है, प्लस दूसरे का रेट कितना हो जाएगा? वो हो जाएगा उससे 4 कम, मतलब x माइनस 4। और दोनों अगर भरने लगे तो दोनों का जो रेट होगा, जैसे 8 आउट ऑफ 9 लिखा हुआ है ना, इसका मतलब क्या हुआ? 8 9 72 प्लस 8 मतलब 80/9। तो इसका भी जो आवर्स है वो उल्टा हो जाएगा, 9/80 हो जाएगा। तो ये पहली इक्वेशन बन जाएगी आपकी। और जब आप इस इक्वेशन को सॉल्व करोगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, जब आप सॉल्व करोगे तो आपके पास आएगा 9x माइनस 16 और x माइनस 20। तो x की वैल्यू आपकी एक तो आ रही होगी 16/9 और एक आ रही होगी 20। तो 20 ही आपको लेनी है, ये निग्लेक्ट कर देनी है, निग्लेक्ट, क्योंकि 4 घंटे से कम हो रहा है ना भाई। 4 घंटे तो वैसे ही वो कम ले रहा है, तो x की वैल्यू तो 4 घंटे ज्यादा ही होनी चाहिए। दैट्स व्हाई वी विल निग्लेक्ट दिस बिकॉज इट्स वैल्यू इज लेस देन 4। तो x की वैल्यू 20 ले ली, तो जो दूसरा वाला होगा वो उससे x माइनस 4 कितना हो जाएगा भाई? 16। तो अदर टैप कितना भरेगा? 16 घंटे लेगा। और जो पहला टैप होगा, फर्स्ट टैप होगा, बिगर डायमीटर वाला, सॉरी स्मॉलर डायमीटर वाला, वो 20 आवर्स लेगा। ठीक है, और बिगर डायमीटर वाला 14 आवर्स लेगा। और लिख सकते हो आप लेट एक्स बी द रेट ऑफ, मतलब आवर्स ऑफ फिलिंग टाइम बाय द लार्जर डायमीटर एंड स्मॉलर डायमीटर, ये सब कर सकते हो। नेक्स्ट, ये क्वेश्चन भी बड़ा अच्छा है। इस क्वेश्चन में आपको क्या करना है ना, क्वेश्चन सॉल्व करते चलो। जैसे बोल रहा है राइट द रिलेशनशिप बिटवीन डी एंड वाई, डी और वाई के बीच में आपको रिलेशन बतानी है। तो ये डी है आपका और ये वाई है आपका, ये ट्रायंगल है, ये राइट एंगल ट्रायंगल है। इसमें अगर आप फर्स्ट को सॉल्व करो तो देखो ये राइट एंगल ट्रायंगल है, इसमें एक y है हाइपोटेनियस और एक d है जो कि क्या है? अपोजिट, मतलब परपेंडिकुलर। तो साइन 30 डिग्री लगा लो, साइन 30 डिग्री बराबर d बाय वाई। साइन 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है? 1/2 बराबर d बाय वाई। तो d इज इक्वल टू y बाय 2। ये रिलेशनशिप आ गई d और y के बीच में। ठीक है, सेकंड बोल रहा है कि वैल्यू बताओ किसकी? h की। तो देखो इसमें वैल्यूज बताई जा सकती है h की आराम से। आप ये वाला ट्रायंगल ले लो, है ना, और ये वाली साइड ले लो। अगर ये 54 है तो ऑब्वियस सी बात है ये भी 54 है। और tan थीटा में, tan 45 डिग्री में क्या होता है? h की वैल्यू भी कितनी आ जाएगी? 54 आ जाएगी। तो ये आप आसानी से सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, यहां पे आप लगा देना tan 45 डिग्री इज इक्वल्स टू bx अपॉन में xw। और bx जो है आपका वो h है और xw आपका 54 है, क्योंकि ac भी आपका 54 था। और tan 45 की वैल्यू क्या होती है? 1। तो h बराबर 54, और यूनिट लिखना मत भूलना, जो कि इस कंडीशन में है मीटर्स। ठीक है, तो ये आपका सेकंड क्वेश्चन भी हो गया। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन था डिटरमाइन द हाइट ऑफ द वाटर टैंक। हाइट ऑफ द वाटर टैंक h और d की वैल्यू को निकाल लो। तो d की वैल्यू निकालने के लिए आपको y की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। ठीक है, या ये वाली साइड निकाल लो, ये d है, ये 54 है, ये 30 है, तो ऑब्वियसली बात है ये भी 30 होगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो इससे आप d निकाल सकते हो। तो यहां पे से आप कैसे निकालोगे? tan 30 डिग्री बराबर d बाय 54। तो d की वैल्यू हो जाएगी tan 30 की 1/√3 होती है, तो 54/√3। 54/√3 आप
चाहो तो कैलकुलेट कर सकते हो, अदरवाइज मीटर में यहां छोड़ दो और एच के साथ जोड़ दो। तो हाइट ऑफ द वाटर टैंक आप लिख सकते हो, मैं तो जैसे पूरा कैलकुलेट कर देता हूं इसको, 54 प्लस जो आपका 54/√3 आया था उसको जोड़ दो, 85.176 मीटर्स। और x की वैल्यू भी निकाल सकते हो आप, ये वाली x की वैल्यू भी आप निकाल सकते हो, x की वैल्यू भी आप निकाल सकते हो। कैसे निकालोगे x की वैल्यू? ये भाई आप कौन सा इस्तेमाल करोगे यहाँ पे आप साइन थीटा इस्तेमाल कर सकते हो। जैसे आप फोर्थ क्वेश्चन कर रहे हो, सपोज आप एक मिनट सॉरी फोर्थ क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो तो आप साइन ले सकते हो, ठीक है ना। साइन 45 डिग्री बराबर 54/x, और साइन 45 की वैल्यू होती है 1/√2 इक्वल्स टू 54/x, और x कैलकुलेट कर सकते हो, x इक्वल टू 54√2, x इक्वल टू 54√2, दैट इज योर आंसर इन मीटर्स। तो ऐसे भी आप कैलकुलेट कर सकते हो, है ना। एंड हाइट ऑफ द विंडो अबव द ग्राउंड लेवल, तो दिस विंडो की हाइट भी बता सकते हो, डी की वैल्यू भी बता सकते हो, ठीक है। तो ये सॉल्व करना आसान है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये तो मैंने करवा दिया। हाँ, ये वाला क्वेश्चन था, थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है ये, और काफी बच्चों के लिए डिफिकल्ट भी रहा। देखो बच्चों, इसमें ध्यान क्या देना था कि आपको एक्स और वाई एक्सिस पे ध्यान देना था। किस पे ध्यान देना था? एक्स और वाई एक्सिस पे। तो एक मैंने वाई एक्सिस बना दिया, एक मैंने एक्स एक्सिस बना दिया, ठीक है। अब इन दोनों पे मैंने क्या करा, एक जगह पे लिख दिया पॉइंट, ये पहले एक्स एक्सिस लिख दो, पता चला आप भूल गए, ये मैंने वाई एक्सिस लिख दिया, सॉरी ये मैंने वाई एक्सिस लिख दिया, ठीक है। अब इसमें ध्यान क्या रखना था कि एक पॉइंट आपको लिखना था Q और एक पॉइंट लिखना था आपको P, और इन दोनों के कोऑर्डिनेट लिखने चाहिए थे अच्छे से। ये कोऑर्डिनेट जो थे ना, यही बच्चों को गोता खिला दिया। 0.5, और ये था 228, वो 38 था, ये 28 है, हाँ 0.5, अब भाई मेरे को यहां पे कोई पॉइंट निकालना है, ठीक है, जो कि इस पूरी उसमें आता हो, और ये जो इस मतलब कि कर्व है, इस कर्व में यहां पे जो a है, इसमें भाई x की वैल्यू क्या होने वाली है? 0, क्योंकि यहां पे x की वैल्यू हमेशा 0 रहती है। y की वैल्यू कैसे निकालेंगे भाई? ये पॉलिनोमियल का इस्तेमाल करेंगे ना। ये जो px दे रखा है, इसमें मैं x की जगह पे क्या रख दूंगा? 0। जब 0 रख दूंगा तो ये वाला भी 0 हो जाएगा, ये वाला भी 0 हो जाएगा, बच जाएगा खाली 136। तो इसीलिए आंसर यहां पे आएगा 136। ये जो p था, px था, इस px में मेरे को क्या डालना था? 0 डालना था, ठीक है ना। ये जो आपका px दिख रहा है आपको, ये जो px दिख रहा है, इस px में आपको x की जगह पे 0 डालना था, ठीक है ना। ये सब 0 डालना था, तो यहां पे केवल 136 ही आपका बचता। तो p0 की वैल्यू आती है 136, मतलब यहां पे जो पॉइंट होता है 0,136 ही होता, ठीक है। ये तो फर्स्ट पॉइंट हो गया। दूसरा था कि स्पैन ऑफ द आर्क। अब स्पैन ऑफ द आर्क में ना बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। स्पैन ऑफ द आर्क में वो पूछ रहा था कि भैया P से लेके Q तक का डिस्टेंस बता दो। तो डिस्टेंस आप डिस्टेंस फॉर्मूला से निकाल सकते थे, ठीक है। डिस्टेंस फॉर्मूला से आप निकाल सकते थे, जैसे मैं आपको निकाल के दिखा देता हूं। जैसे x और x डैश के बीच का अगर आपको डिस्टेंस निकालना था, तो आप लगाते स्क्वायर रूट ऑफ x2 माइनस x1, मतलब 228.5 माइनस प्लस 238.5 का होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस 0 का होल स्क्वायर। तो ये तो खत्म ही है बात, इसको तो रहने ही दो। ये स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाता है, इन दोनों को जोड़ते तो आता 467 का स्क्वायर, और ऊपर पे रहता है स्क्वायर रूट। ये स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाता, तो x और x डैश का वैल्यू जो आपको मिलती वो मिलती 467 यूनिट्स। मतलब स्पैन का मतलब यहां पे ये था, ठीक है। अब बोल रहा था राइट द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल यूजिंग द डायग्राम एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन सम ऑफ द जीरोस एंड पॉलिनोमियल। तो इसमें देखो ट्रिक उसने खेली, आपको ट्रिक क्या खेली, उसने बोला कि आपको सम ऑफ द जीरोस से प्रूव करना है। सम ऑफ द जीरोस से मतलब जहां पे भी एक्स एक्सिस को काटता है वो आपका अल्फा हो जाता है और वही आपका बीटा हो जाता है। तो जब आप अल्फा और बीटा को जोड़ते, मतलब इन दोनों को जोड़ते, तो अभी आपने जोड़ा था 467 आ रहा था, ठीक है ना।
वो ये बोल रहा है कि ये जो 467 है, मतलब इसको, सॉरी, इसको आप जब जोड़ते हो, मैंने सब्ट्रैक्ट किया था, जब आप इसको जोड़ते तो आप देख रहे हो इन दोनों के बीच में कैसे गैप होता, तो इसमें गैप आ रहा था माइनस का 10, अल्फा प्लस बीटा कितना आ रहा था, माइनस का 10, और ये बराबर होता है माइनस बी बाय ए के। तो माइनस बी बाय ए मतलब माइनस ऑफ माइनस 0.025, ये तुम्हारा बी था, और ए क्या था तुम्हारा, ये माइनस ऑफ 0.0025। इसको कैलकुलेट करोगे तो 10 ही आएगा, ठीक है, कर लेना। अच्छा, एक चीज बहुत और भी है कि अगर इसका आप प्रोडक्ट से अगर आप वो करते, वेरीफाई करने की कोशिश करते, तो प्रोडक्ट से वेरीफाई नहीं कर पाते, क्योंकि एक्चुअल अल्फा और बीटा की वैल्यू ये नहीं है, थोड़ी सी अप्रोक्सीमेटली ये है, बट एग्जैक्टली ये नहीं है, ठीक है, इस पॉलिनोमियल में। तो ये थोड़ा सा उन्होंने गेम खेल दिया आप लोगों के साथ, बट दैट्स फाइन। फाइंड द वैल्यू ऑफ px की वैल्यू पता लगानी थी, x इक्वल्स टू 100 और x इक्वल्स टू माइनस। तो यहाँ पे कुछ नहीं करना था, आपको x की जगह पे 100 डालना था। जब आप 100 डालते तो px की वैल्यू आपकी निकल के आती, मैं बता देता हूं, आपकी वैल्यू निकल के आती है, अगर आपने सॉल्व किया होगा तो 108.5, और px की वैल्यू अगर आप माइनस 100 डालते x की जगह पे तो आती है 113.5। तो ये दोनों इक्वल नहीं है, नॉट इक्वल, नॉट सेम। तो ये आपका ये वाला क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा लास्ट क्वेश्चन था कि भाई एक चौकोर डब्बा है और उसके अंदर बल्ब जला रखा है, और उस बल्ब का जो रेडियस है, डायमीटर है, वो 7 है, तो रेडियस हो गया 7/2, ठीक है। और ये बोल रहा है कि डायमेंशन इसकी दे रखी है। अब आप क्वेश्चंस के आंसर दो। तो क्वेश्चन के क्या क्या आंसर देने थे कि सरफेस एरिया ऑफ द बल्ब बताना। तो बल्ब क्या है, एक स्फीयर है, स्फीयर का सरफेस एरिया। तो सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर अगर आप देखोगे तो होता है 4πr²। तो 4 पाई की जगह पे 22/7, r स्क्वायर की जगह पे 7/2 इंटू 7/2। 7 से 7 काटा, 2 से 4 काट दिया, तो कितना आ गया, 7 दूनी 14, 7 दूनी 14 और 1 15, 154। तो ये सब आप कैलकुलेट कर सकते हो आराम से, मुझे पता है सरफेस एरिया, ठीक है। नेक्स्ट, व्हाट कुड बी द मैक्सिमम डायमीटर ऑफ द बल्ब। अब देखो मैक्सिमम डायमीटर बोल रहा ना, तो स्मॉलेस्ट साइड लो, क्योंकि स्मॉलेस्ट साइड जो थी इसकी वो 12 थी। तो ये 12 है अगर, और ये बल्ब इसके अंदर जलना है जो कि 1 सेंटीमीटर इधर से और 1 सेंटीमीटर इधर से छोड़ेगा, तो इसमें बीच में कितना बच जाएगा, 10। तो 10 सेंटीमीटर इज द मैक्सिमम डायमीटर ऑफ बल्ब। मैक्सिमम डायमीटर इतना ही हो सकता था, ठीक है, क्योंकि भाई एक सेंटीमीटर इधर छोड़ना है, 1 सेंटीमीटर इधर छोड़ना है, ठीक है ना। और ये जो सेंटर वाली लाइन है ये पूरी की पूरी मिला के 12 होनी है, तो बीच वाली लाइन कितने की रह गई जो सर्कल का डायमीटर है, 10। तो वो यही पूछ रहा था कि मैक्सिमम डायमीटर कितना हो सकता है, तो मैक्सिमम डायमीटर 10 हो सकता है। अब कह रहा था फाइंड द एरिया ऑफ द फैब्रिक यूज्ड इफ 2 सेंटीमीटर इज फोल्डेड ऑन द टॉप एंड बॉटम। मतलब 2 सेंटीमीटर ऊपर पे और 2 सेंटीमीटर पे नीचे बढ़ा दो। तो जब 2 सेंटीमीटर ऊपर और नीचे बढ़ाओगे तो आपका सरफेस एरिया बढ़ जाएगा। क्यों बढ़ जाएगा, क्योंकि सरफेस एरिया का नॉर्मल फॉर्मूला होता है 2 ब्रैकेट LB प्लस BH प्लस LH टोटल का। बट यहाँ पे ऑब्वियस सी बात है कि नीचे वाला ढक्कन और ऊपर वाला ढक्कन तो है ही नहीं, है ना। तो ऊपर वाला और नीचे वाला ढक्कन जब है नहीं, तो ये दोनों BH वाली बात, ये जो L इंटू B वाली बात है ये हट गई। तो यहां पे क्या कौन कौन सी बातें रह गई, केवल लेंथ इंटू हाइट और बेस इंटू हाइट वाली बात रह गई। अब हाइट इसकी क्या है, 2 सेंटीमीटर ऊपर बढ़ी है, 2 सेंटीमीटर नीचे बढ़ी है। तो नॉर्मल हाइट जो थी इसकी वो थी तुम्हारी कितनी, 17, और 17 में 2 और 2 जुड़ गए, तो अब ये बन गया है 21। तो अब हाइट जो हो गई है वो इसकी 21 हो गई है। तो अब जो इसको सरफेस एरिया निकालोगे तो 2, लेंथ इसकी 24, हाइट अब इसकी बढ़ के 21 हो गई है, और ब्रेड्थ इसकी जो थी वो थी 12, और हाइट इसकी अब बढ़ के 21 हो गई है। तो जब इसको कैलकुलेट करोगे तो आएगा 1512 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हो गया इसका थर्ड का आंसर, ठीक है, थर्ड का आंसर ऐसे करके। अब बोल रहा फाइंड द स्पेस अवेलेबल इनसाइड। किसी ने थर्ड का बी भी किया होगा, तो उसमें क्या है, स्पेस निकालनी थी। स्पेस में क्या करना था, वॉल्यूम माइनस वॉल्यूम ऑफ बल्ब, ये करना था आपको। वॉल्यूम ऑफ
LBH करते तो वॉल्यूम ऑफ पूरे डब्बे का निकल जाता, उसमें से स्फेयर का हटा दो। स्पेयर का मतलब कितना होता है 4/3 पाई आर क्यूब, इसको हटा दो। तो जब आप कैलकुलेट करते हो तो आपका आंसर आता है 4716.33 सेंटीमीटर क्यूब, और ये आंसर आता है क्यूब में क्योंकि ये स्पेस थी। तो होप आपको अच्छा लगा होगा ये वीडियो, और पसंद आया होगा तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। इस चैनल पे बहुत सारे वीडियोस हैं क्लास 10th के लिए। अगर क्लास 10th के आप प्रिपरेशन कर रहे हो, दोबारा से एग्जाम देना चाह रहे हो, तो सच में इससे ज़्यादा अच्छा चैनल आपको मिलेगा नहीं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस कम्प्लीटली एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। अपने दोस्तों को जरूर भेजना, मेहनत करके बनाया बहुत इतना लंबा वीडियो। धन्यवाद आप सब बच्चों का, बाय बाय, थैंक यू।